हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, मोटर का जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है या इसका जो सर्ज प्रोटेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग इस सर्ज प्रोटेक्शन का मोटर में क्या ज़रूरत है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का, और इसको कैसे अचीव करना है, और इसको कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ते हैं, और जो फाइनली इसका जो सर्ज अरेस्टर या सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को कैसे सेलेक्ट करना है, ये सारे की डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मोटर में जो सर्ज प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरत है और कहाँ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। जो आप अगर प्लांट में या इंडस्ट्री में आप देखेगा तो आपको सारे मोटर्स में आपको सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं दिखेगा फ्रेंड्स। किसी किसी मोटर में ही दिखेगा। जैसे आप देखिएगा तो फ्रेंड, जो मोटर है एचटी मोटर है, इसका 370 किलोवाट का ऊपर है इस मोटर का कैपेसिटी है। तब आपको वो मोटर डिफ़ॉल्ट में आपको पहले वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, जो मोटर आपका 160 किलोवाट का ऊपर रहता है वो सारे के सारे एमबी या एचवी मोटर्स हो सकते हैं, मतलब 6.6 केवी या 11 केवी मोटर्स हो सकते हैं जो मोटर 160 किलोवाट का ऊपर रहते हैं। सो जो मोटर उसका 370 किलोवाट का ऊपर का रेटिंग है, उसमें आपको सर्ज अरेस्टर और सर्ज कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स, और इसको कंसिडर भी करते हैं इसका डिज़ाइन टाइम पे। ठीक है, और जहाँ आपको मतलब इनहेरेंट है ओवरहेड लाइन से, उसमें आपको स्विचिंग इम्पल्सेस आने का ज़्यादा है, मतलब स्विचिंग और जो हमारा लाइटनिंग इम्पल्स आने का ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा चांसेस है, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जहाँ आपको ओपन ओवरहेड लाइन से। लाइक मैंने इवन आपका जो मोटर का रेटिंग है 150 किलोवाट या इसका बड़ा रेटिंग है, और वो मोटर डायरेक्टली आपका जो ओवरहेड लाइन से आपको जुड़ा हुआ था, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको सर्ज अरेस्टर और सर्ज कैपेसिटर का कंसिडर करना पड़ेगा डिज़ाइन के टाइम पे। या नहीं है तो कोई भी ट्रांसफार्मर है ओवरहेड लाइन के थ्रू आपको ट्रांसफार्मर चार्ज हो रहे हैं, और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी केबल से या ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कोई अंडरग्राउंड केबल से वो भी आपको मोटर को फीड कर रहे हैं, तब भी आपको जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है उस साइड आपको ओवरहेड लाइन है, वहाँ आपको लाइटनिंग इम्पल्स आने का चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो तब भी आपको मतलब ये सर्ज अरेस्टर और सर्ज कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, और लास्ट है फ्रेंड्स, जहाँ आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से या वैक्यूम कॉन्टैक्टर से या नहीं है तो सर्टेन SF6 ब्रेकर से उसमें आपको ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें क्यों ज़रूरत पड़ते हैं उसको समझने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए, जितना भी हमारा 6.6 केवी और 11 केवी मोटर्स है, जैसा आप इंडस्ट्रीज में देखेगा तो इंडस्ट्रीज में जो बड़ा बड़ा मोटर्स दिखते हैं आपको, जो 160 किलोवाट का ऊपर दिखते हैं, वो सारे के सारे जनरली 6.6 केवी मोटर्स रहते हैं। जो मोटर 1250 का ऊपर जनरली आपको 4 मेगावाट का ऊपर जो भी मोटर्स दिखते हैं वो आपको जनरली 11 केवी मोटर्स दिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जहाँ आपको 6.6 केवी का मोटर 6.6 केवी मोटर या 11 केवी मोटर्स आपको जहाँ से फीड होते हैं, वो जनरली आप वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, कॉस्ट कम है। SF6 सर्किट ब्रेकर जनरली आप 33 केवी एंड अबव ब्रेकर्स में यूज़ कर सकते हैं। जनरली आपको हर जगह आपको एचटी सिस्टम में 6.6 केवी एंड अप टू 11 केवी या 33 केवी तक आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आप पीछे अगर दरवाज़ा खोल दिया तो रेयर साइड ऑफ द कंपार्टमेंट है, ब्रेकर का रेयर साइड है, आप देखिएगा तो ऐसे एक डिवाइस दिखने लग जाता है फ्रेंड्स, यही हमारा सर्ज अरेस्टर या सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हर एक मोटर में या हर ट्रांसफार्मर फीडर में आपको ये चीज़ दिखने लग जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका ज़रूरत क्या है मैं आपको यहाँ बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसा आप यहाँ ये सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है ही नहीं, समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्मली हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है इस मोटर को फीड कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसमें आपको एक चीज़ आपको याद रख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हमारा इंडक्टर है, कहीं भी आपको सिस्टम में जो इंडक्टर्स रहते हैं या इंडक्टेंस का इफेक्ट रहते हैं, इंडक्टेंस का जो बेसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, ये आपको करंट चेंज को अलाउ नहीं करते फ्रेंड्स, आपको सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको मोटर है, ये मोटर इनिशियली आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में चालू कर रहे हैं, और जैसे ये मोटर आपको बंद कर दिया था, आपको
बंद कर दिया तो क्या होता है फ्रेंड, इस मोटर में बहुत ही ज़्यादा इम्पीडेंस है, इंडक्टेंस है। उसमें पहले आपको जो फुल लोड करंट मोटर का या जो मोटर का जो लोड करंट है वो कैरी कर रहे हैं, या नहीं है तो जो मोटर में ऑलरेडी फॉल्ट है उस कंडीशन में जो मोटर में जो फॉल्ट करंट है वो कैरी कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको सडनली ब्रेक कर रहे हैं। सडनली कैसे ब्रेक कर रहे हैं फ्रेंड, जैसा आप कोई भी एयर सर्क्यूट ब्रेकर ले लीजिए यार, इवन SF6 सर्क्यूट ब्रेकर भी ले लीजिए। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एयर सर्क्यूट ब्रेकर में अगर इसी केस में आप कोई भी लेस देन 160 किलोवाट मोटर्स में और अप टू 55 किलोवाट मोटर्स में आपको एयर सर्क्यूट ब्रेकर सिंपल ACBA, इसके बारे में अब मैं आपको पहले वीडियोस में बताया था। अगर मिस हो गए तो प्लीज़ वॉच दोस वीडियोस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। जो एयर सर्क्यूट ब्रेकर में फ्रेंड्स हमारा आर्क एक्सटिंग्विशन है, हमारा एयर में होते हैं, जो बेसिकली हमको क्यों करना पड़ रहा है फ्रेंड, क्योंकि हमारा जो मोटर में जो इंडक्टेंस है बहुत ही ज़्यादा इंडक्टेंस है, मोटर का जो हमारा वाइंडिंग है, और इसमें पहले हमारा फॉल्ट करंट या नहीं है तो जो लोड करंट वो कैरी कर रहे हैं। इसको आप सडनली ब्रेक करेगा तो इसका जो पहले का जो इंडक्टिव एनर्जी है दैट इज ऑफ Li², जो इंडक्टेंस का जो एनर्जी है वो आप पहले बुक्स में भी पढ़ा है फ्रेंड। वो इंडक्टेंस एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं, वो इंडक्टिव स्टोर एनर्जी है, वो इस करंट चेंज को अलो नहीं करते। लेकिन हमारा ब्रेकर तो ओपन कर दिया आपने, तो अब ये क्या करते हैं, ब्रेकर का जो ओपन कर रहे हैं बीच में जो एयर गैप है इसको आयनाइज करते हैं। कैसे करते हैं फ्रेंड, जो हमारा ऑफ Li² है, जो हमारा पहले जो इंडक्टिव स्टोरेज एनर्जी है वो ऑफ Li², ये क्या करते हैं, इसका जो एयर गैप को, इसका बीच में जो वोल्टेज है इसको बढ़ा देते हैं सच दैट उस एयर को आयनाइज कर देते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हमारा नॉर्मल एयर है हमारा 11 kV पर सेंटीमीटर आयनाइज हो जाते हैं। मतलब आपको कोई भी 11 kV का अगर वोल्टेज का कोई लाइन देखेगा तो आपका इसका अराउंड सरकमफ्रेंस 1 सेंटीमीटर तक इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कंडक्टिव पाथ है, वो ऑलरेडी आयनाइज हो गया है। वही आपको करोना, जो हमारा करोना इफेक्ट है वो भी सेम चीज़ है फ्रेंड। जितना भी आपको वोल्टेज बढ़ते हैं उतना आपको प्रोपोर्शनली इसका जो सराउंडिंग पार्ट है, जो हमारा कंडक्टर का जो सराउंडिंग एरिया है वो भी आयनाइज्ड एरिया है, दैट इज नथिंग बट कंडक्टर ओनली। क्योंकि उतना वोल्टेज पे जो एयर का जो विथस्टैंड वोल्टेज है उसका ऊपर है, सो एयर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एयर बिकम्स लाइक ए कंडक्टर। सो क्योंकि वो आयनाइज हो जाते हैं, वही चीज़ हमारा क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो मोटर का इंडक्टेंस इफेक्ट है वो हमको कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि इसका जो ऑफ Li² है, इसका जो एनर्जी पहले स्टोर हुआ था उसको कोई भी तरीका है, वो कोई भी तरीका से उस एनर्जी को आपको नलीफाई करना है। तब तक इस एनर्जी को नलीफाई नहीं करोगी, वो आइडियली आपको जो बुक्स में पढ़ा है फ्रेंड्स, आइडियली आपको इंडक्टर को पहले करंट कैरी कर रहा है, इसको सडनली ओपन करेगा तो इसका जो इंडक्टिव एनर्जी का वजह से इसका जो वोल्टेज है इनफाइनेट पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स, इनफाइनेट पहुंच सकते हैं। और सच दैट यहाँ कोई भी मीडियम है जनरली उसको ब्रेक, उसको आयनाइज करेगा और उतना वोल्टेज को ब्रेक करेगा। फाइनली इसका जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको वो डिसिपेट करेगा फ्रेंड्स हमारा इंडक्टर। क्योंकि जब तक इसको डिसिपेट नहीं करोगी तब तक ये इंडक्टेंस शांति से नहीं बैठेगा फ्रेंड्स, हमारा जो इंडक्टेंस बिहेवियर है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसको डिसिपेट करना ही करना है। इसीलिए हमारा एयर सर्क्यूट ब्रेकर में हमारा एयर का थ्रू कर रहे हैं। और इसका जो एयर सर्क्यूट ब्रेकर में पहले वीडियोस में भी बताया फ्रेंड, इसका जो एयर का जो आर्क है इसका रेसिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं क्योंकि पाथ बढ़ाने की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बेसिकली ऐसे हमको SF6 सर्क्यूट ब्रेकर में भी इवन हमारा स्पार्क आता है फ्रेंड्स, लेकिन हमको SF6 ब्रेकर गैस का थ्रू इस आर्क को कूल कर देते हैं और उस आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ा देते हैं और उस आर्क को बहुत ही ठंडा कर देते हैं, सो दैट इस आर्क का रेसिस्टेंस बहुत बढ़ जाते हैं और वो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं और उस हीट को कैरी टेक ओवर, मतलब ये लेकर चला जाता है SF6 गैस। सो कोई भी इनकेस SF6 गैस है, ACB है, ऐसा कोई भी इवन प्रेशराइज्ड एयर सर्क्यूट ब्रेकर है जो जिसमें आपको प्रेशराइज्ड एयर पंप करते हैं, सो दैट इसको कूल कर देते हैं उस आर्क को और इस इंडक्टर का जो एनर्जी है उसको डिसिपेट कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जहाँ हमारा वैक्यूम सर्क्यूट ब्रेकर आते हैं फ्रेंड्स,
वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में इवन हमारा जो मोटर का इंडक्टर कितना भी बड़ा है, कितना भी स्ट्रांग है, मतलब ये कितना भी हमारा स्ट्रांग है और इसका जो इंडक्टिव एनर्जी है कितना भी स्ट्रांग है, लेकिन ये हमारा सर्किट ब्रेकर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा जो कॉन्टैक्ट्स है, जो मूविंग कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब नथिंग फ्रेंड्स, वहाँ आपको कुछ भी नहीं है। तो हमारा इंडक्टिव एनर्जी इवन इनफाइनाइट भी पहुंची है, फिर भी वहाँ आयनाइज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये कभी भी आपको स्पार्क क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। तो इस इंडक्टिव एनर्जी को कभी भी डिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। तो आइडियली आप पुस्तक में पढ़ा है फ्रेंड्स, जो अगर आप इंडक्टर को आप खोल दिया तो वो इनफाइनाइट वोल्टेज पहुँच सकते हैं, ठीक है फ्रेंड? इनफाइनाइट वोल्टेज पहुँच सकते हैं, लेकिन हमारा जो फिजिकल, हमारा प्रैक्टिकली हमारा मोटर में या हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में उसमें इनफाइनाइट वोल्टेज तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि हमारा हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, शायद वो केबल है, हमारा मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, कोई भी इक्विपमेंट है, उसका हर एक इक्विपमेंट का इसका एक इंसुलेशन विथस्टैंड कैपेसिटी है फ्रेंड्स, ठीक है? वो हमारा वो इंसुलेशन विथस्टैंड कैपेसिटी में आपको पहले वीडियोस में भी बताया था। वो इंसुलेशन विथस्टैंड कैपेसिटी है फ्रेंड्स, बहुत ही अजीब चीज़ है। इसके बारे में हम एक इन डिटेल एक अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि हमारा जो इंसुलेशन विथस्टैंड वोल्टेज है फ्रेंड्स, ये हमारा अगर पॉजिटिव वोल्टेज दे देगा तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज एक हो सकते हैं, नेगेटिव वोल्टेज में इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दूसरा हो सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये पॉजिटिव में ये 10 केवी पे ब्रेक हो रहा है, तो अगर आपको नेगेटिव वोल्टेज दे देगा तो इट नीड नॉट बी वो 10 केवी पे ही ब्रेक होगा, वो दुनिया में कोई भी नहीं बता सकते, क्योंकि इंसुलेशन अभी नेगेटिव पोलैरिटी में चार्ज हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज अलग हो सकते हैं। ऐसा वो एसी हमारा एक पर्टिकुलर पावर फ्रीक्वेंसी में इसका इंसुलेशन कैपेसिटी एक हो सकते हैं, और इसका दूसरा कोई 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी में दूसरा हो सकते हैं, और इसका जो लाइटिंग इम्पल्स है बहुत ही हाई स्पीड इम्पल्स है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी इम्पल्स है। उस केस में इसका इंसुलेशन विथ स्टैंड वोल्टेज अलग होते हैं, और इसका जो स्विचिंग में जनरली वो अलग होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? अगर लाइटनिंग के लिए इसको डिज़ाइन किया तो स्विचिंग में ऑब्वियसली इसको हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? सो ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। सो हर एक इक्विपमेंट को इसका एक इंसुलेशन विथस्टैंड कैपेसिटी है। तो इस सिस्टम में इस इंडक्टर है, इस एनर्जी को वोल्टेज में बदल के उस वोल्टेज को आप इनफाइनाइट तो लेकर नहीं जा सकते। ये वोल्टेज क्यों बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये कोई ना कोई इक्विपमेंट को आयनाइज करेगा, इसका जो इंडक्टिव एनर्जी है वो डिसिपेट करेगा, कैसे? इन द फॉर्म ऑफ करंट। जब तक इसका करंट नहीं बनेगा तब तक वो डिसिपेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला वोल्टेज कैन नॉट मेक पावर या एनर्जी डिसिपेट नहीं हो सकते, क्योंकि वोल्टेज अकेला है, कुछ नहीं कर सकते हैं। वोल्टेज ये इंडक्टर ऐसे बढ़ाएगा सो दैट इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इसको किसी न किसी इक्विपमेंट को आयनाइज करेगा, या उस इक्विपमेंट का इंसुलेशन तोड़ देगा, ब्रेक करेगा, और उसका जो अंदर जो एनर्जी है, इंडक्टिव एनर्जी है, उसको डिसिपेट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है? इसको डिसिपेट करेगा, ठीक है? लेकिन हमारा जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में तो हो ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए ये आइडियली ये इनफाइनाइट पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारा जो मोटर का जो बी आई एल वोल्टेज है, और जो केबल का हमारा जो बी आई एल, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स बेसिक इंसुलेशन विथस्टैंड वोल्टेज है, बेसिक इंसुलेशन लेवल है, जो जनरली हम लोग सर्ज प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे सुपीरियर वोल्टेज है हमारा लाइटनिंग का। तो हमारा जो बी आई एल है, जो बेसिक इम्पल्स इंसुलेशन लेवल है, हम बात कर रहा था। इनफैक्ट बी आई एल अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल पावर फ्रीक्वेंसी में भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि वो सबसे सुपीरियर, सबसे मैक्सिमम वोल्टेज हो सकते हैं, वही है। सो हमारा ये मोटर का बी आई एल जो बेसिक इंसुलेशन लेवल अलग हो सकते हैं, केबल का अलग हो सकते हैं। तो इस पार्ट में जो बी आई एल जब बेसिक इंसुलेशन लेवल मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज वो कैरी कर सकते हैं, इसका ऊपर कोई भी वोल्टेज आप लेकर जाओगे तो वो इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा और पंक्चर हो जाएगा, कंप्लीट डिस्चार्ज कर देगा वो इंसुलेशन, ठीक है फ्रेंड्स? सो अप टू बी आई एल बेसिक इंसुलेशन लेवल तक ये हमारा मोटर है, केबल है, हमको विथस्टैंड कर सकते हैं। तो इस पूरा सिस्टम में जो हमारा वीकेस्ट बी आई एल है, सबसे लोएस्ट बी आई एल जो है, उसका थ्रू ये इंडक्टर क्या करेगा, इसको पंक्चर करके डिसिपेट करेगा फ्रेंड्स वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। लेकिन जो हमारा सिस्टम में जहाँ मोटर है, आप देखेगा तो केबल का बी आई एल बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स, हमारा मोटर का ही जो बी आई एल है कम रहता है फ्रेंड्स, बेसिक इंसुलेशन लेवल। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स,
ये जो हमारा मोटर है, इन केस हमारा मोटर का रेटेड वोल्टेज 2.4 केवी है, इसका जो नेमा स्टैंडर्ड है, अगर जो नेमा है, अगर उसके हिसाब से अगर हमारा मोटर डिज़ाइन किया है तो इसका जो BAL वोल्टेज है 9 केवी है। अगर ये आईईसी के हिसाब से इसीलिए आपको जो मोटर का नेम प्लेट में फ्रेंड अब देखा जाता है, इसका स्टैंडर्ड कौन सी दिया गया जाता है, ये कंप्लाइड विथ कौन सी स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। अगर इसीलिए आपको आईईसी में दिया है तो 15 केवी है इसका BAL, मतलब ये मोटर 2.4 केवी का मोटर 15 केवी का इम्पल्स वोल्टेज तक विथस्टैंड कर सकते हैं। अगर 15 केवी से 15.1 या 15.2 केवी भी गया है तो ये मोटर पंक्चर हो सकते हैं, मतलब इसका इंसुलेशन ब्रेक हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा आपको जो हमारा जनरली हमारा मोटर से 4160 का रेटेड वोल्टेज में ये 15 और 22 केवी दिया गया था, 13.8 केवी में 51 केवी और 60 केवी है फ्रेंड्स। इसका जो इंसुलेशन मतलब इसका बेसिक इम्पल्स इंसुलेशन लेवल है फ्रेंड्स, इसका इम्पल्स विथस्टैंड इंसुलेशन लेवल है वो इसका दिया गया था, ठीक है। सो जैसे ही हमारा मोटर है, जैसे ही मोटर का इंडक्टिव एनर्जी जैसे इसका BAL का ऊपर पहुंच गया है, जैसे नेमा नेमा का स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है, तो ये जैसे ही 9 केवी का ऊपर पहुंच गया है तो क्या करेगा, ये मोटर पंक्चर हो जाएगा और मोटर का इंसुलेशन पंक्चर हो जाएगा और मोटर एक सेल्फ डिस्चार्ज बनेगा और इस इंडक्टिव एनर्जी को डिसिपेट करेगा, सो दैट वो इंडक्टर है ये पूरा एनर्जी को डिसिपेट करेगा और अपना जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको ख़त्म करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसा हो गया था हमारा मोटर हर बार, कोई भी आप फॉल्ट का कंडीशन पे मोटर को या कोई भी मोटर को नॉर्मल कंडीशन पे आप ब्रेक करने के टाइम पे आप ऐसे करेंगे तो हर बार आपको मोटर का पंक्चर हो सकते हैं फ्रेंड्स। और ये हमारा इंडक्टिव एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट है फ्रेंड्स। तो अगर आप फुल लोड करंट में करेगा तो इसका एनर्जी अलग है, और अगर इसको फॉल्ट का कंडीशन में करेगा तो इसका एनर्जी अलग है फ्रेंड्स, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट पे इसको ब्रेक करेगा तो उतना ज़्यादा इंडक्टिव एनर्जी बनेगा और उतना ज़्यादा ये पंक्चर कर सकते हैं किसी इक्विपमेंट को, ठीक है। अगर कोई भी मोटर इनकेस फॉल्ट का कंडीशन पे या स्टार्टिंग कंडीशन पे इसको ब्रेक किया, तब ये क्या कर सकते हैं, इसका जो इंडक्टिव एनर्जी है इसका सिस्टम का मतलब ब्रेकर का बाद, ये ब्रेकर तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसको आयनाइज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका वोल्टेज को ऐसा बढ़ाएगा अप टू जैसे इसका वोल्टेज 9 केवी का ऊपर पहुंच गया तो ये मोटर अपने आप पंक्चर हो जाएगा और इस इंसुलेशन लेवल को ब्रेक करेगा और पंक्चर हो जाएगा, पूरा इंडक्टिव एनर्जी डिसिपेट करेगा फ्रेंड्स, राइट, डिसिपेट करेगा। लेकिन इसको अवॉइड करना है क्योंकि हर बार मोटर तो ब्रेक हो सकते हैं, इसीलिए जहाँ भी आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दिया जाते हैं वहाँ आपको ऐसे दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, सर्ज अरेस्टर्स आपको दिख जाते हैं। वो सर्ज अरेस्टर हर एक फेज में ग्राउंड का साथ कनेक्ट रहता है फ्रेंड्स। जैसे ये हमारा आर फेज है, आर फेज टू एक सर्ज अरेस्टर है हमारा ग्राउंड का साथ जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा वाई फेज है ग्राउंड का साथ जुड़ा हुआ, ऐसे बी फेज है ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ था। और इस मोटर का मतलब जैसे ही मोटर बंद हो गया तो इसके इंडक्टिव एनर्जी की वजह से जो वोल्टेज बढ़ते हैं, ये वोल्टेज को इस सर्ज अरेस्टर का इसी पर्पज है, इस वोल्टेज को कभी भी इसका जो मोटर का जो इंसुलेशन BAL का ऊपर इसको पहुंचना ही नहीं चाहिए। अगर पहुंच गए तो मोटर तो डैमेज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मोटर को बचाने के लिए हमको ऐसा एक डिवाइस चाहिए, या नहीं है तो ऐसे एक सैक्रिफाइसिंग डिवाइस चाहिए उसको उस पर्टिकुलर वोल्टेज से, जो सो दैट ये कभी भी इस वोल्टेज को इसका BAL का आसपास भी पहुंचना नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए यही हमारा पर्पज है फ्रेंड्स सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस का, ठीक है फ्रेंड्स। सो जहाँ भी आपको इनकेस हमारा यहाँ हमको वैक्यूम ब्रेकर दिया गया है या नहीं है तो वैक्यूम कॉन्टैक्टर दिया गया है, वहाँ आपको हर बार आपको देखने लग जाते हैं फ्रेंड्स, आपको एक सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट है जहाँ आपको एस एफ सिक्स ब्रेकर है, एस एफ सिक्स ब्रेकर में तो आपको डिस्पेट हो जाते हैं फ्रेंड्स, आर्क तो बनते हैं आर्क तो डिस्पेट भी हो जाते हैं, लेकिन जहाँ कुछ कुछ पर्टिकुलर एस एफ सिक्स ब्रेकर से उसमें आपको जल्दी क्वंच करना है आर्क को, तब आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आर्क को जल्दी क्वंच करना है तो पहले इसका जो फॉल्ट का जो इंडक्टिव एनर्जी है उसको डिसिपेट करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इवन एस एफ सिक्स ब्रेकर में भी अगर आप सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस दिया जाता है तो तब क्या होता है हमारा एस एफ सिक्स ब्रेकर में भी आर्क जल्दी क्वंच हो जाते हैं, क्योंकि हमको इंडक्टर को एक और दूसरा बकरा बोल सकते हैं या इसको एक सैक्रिफाइसिंग डिवाइस दिया गया था, उसको उसकी थ्रू डिस्चार्ज करके वो बना सकते हैं, सो दैट हमारा एस एफ सिक्स का जो ब्रेकर है इसका
पोल का मूवमेंट बहुत फास्ट कर सकते हैं और उसको जल्दी आप उस मूवमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप जब तक इसका कांटेक्ट बनते रहते हैं तब तक ये फॉल्ट को भी फीड करते रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इस मोटर में फॉल्ट है तो तब तक ये फॉल्ट को फीड भी करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ब्रेकर को बहुत फास्ट ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन फास्ट ऑपरेट करेगा तो मैं आपको बताया तो ऑफ एलएस कर इसके एनर्जी को भी डिसिपेट करना चाहिए। इसीलिए जहाँ आपको जल्दी ऑपरेट करना चाहिए और जहाँ आपको बहुत ही सिस्टम क्रिटिकल है वहाँ आप ऐसे एसिड ब्रेकर यूज़ करेगा। इसके साथ एसपीडी हमारा सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगाएगा सो दैट ये हमको जल्दी क्वेंच करा सकते हैं फ्रेंड्स पर्टिकुलर एप्लीकेशन से। लेकिन जहाँ आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं जहाँ आपको वहाँ आपको 100% आपको ये सर्ज एरेस्टर आपको देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सर्ज एरेस्टर और सर्ज कैपेसिटर क्या होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस या सर्ज अरेस्टर क्यों ज़रूरत है आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स अभी। लेकिन अभी ये सर्ज अरेस्टर लगा दिया फ्रेंड्स, लेकिन इसका रेटिंग कितना होना चाहिए, ठीक है, और इसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, ठीक है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि इसका रेटिंग कितना होना चाहिए, अगर इसका रेटिंग कम है तो ये नॉर्मल कंडीशन पे भी ये ऑपरेट कर दिया तो या डिस्चार्ज कर दिया तो ये मोटर को कभी घूमने ही नहीं देगा, क्योंकि ये पूरा की पूरा करंट इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर इनकेस ये कम वोल्टेज पे ऑपरेट कर दिया तो ये हमारा सिस्टम में भी फॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, इसका कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होना चाहिए, इसका क्या क्या सिलेक्शन पैरामीटर्स होना चाहिए, वो सारे की सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरे फ्रेंड्स इस सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को कितना पास आपको जो प्रोटेक्शन डिवाइस है, जैसे आपको यहाँ किसको बचाना है फ्रेंड्स, आपको मोटर को बचाना है। मोटर को बचाना है तो आपको कितना पास इसको मोटर का पास रहेगा तो उतना अच्छे है फ्रेंड्स सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को ना या सर्ज अरेस्टर को। लेकिन हमको मोटर का पास रखने के लिए हमको बीच में केबल में तो कहीं पे लगा नहीं सकते फ्रेंड्स। हमको सर्ज अरेस्टर लगाना है तो आपको दो ही जगह पॉसिबल है। एक आपको ये ब्रेकर का कंपार्टमेंट है या स्विच गियर का कंपार्टमेंट है जहाँ आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, जिसका आउटगोइंग की तरफ हमारा मोटर का केबल जुड़ा हुआ था, वहाँ पे आप लगा सकते हैं सर्ज अरेस्टर को। ठीक है, या नहीं है तो आप मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है वहाँ लगा सकते हैं फ्रेंड्स आपको सर्ज अरेस्टर को। ठीक है, लेकिन जहाँ आपको मोटर का टर्मिनल बॉक्स में लगाएगा तो सबसे बेनिफिट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मोटर को वोल्टेज को कभी भी आपको बीएल के ऊपर पहुँचने नहीं देगा और मैक्सिमम मोटर का प्रोटेक्शन वो देगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, लेकिन आप मोटर का टर्मिनल बॉक्स में लगाएगा तो आपको कभी भी मोटर को आईआर करना है या नहीं है, मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है या नहीं है, तो आपको कभी भी मोटर में हाई पॉट या हाई वोल्टेज टेस्ट, वीएलएफ टेस्ट या पीडी टेस्ट या कोई भी करना है हाई वोल्टेज रिलेटेड टेस्ट, तब आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। तो वो आपको बहुत थोड़ा मतलब मुश्किल जॉब हो जाते हैं, क्योंकि आपको केबल तो आपको डिस्कनेक्ट करते ही है, इसके साथ आपको सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को भी आपको खोलना पड़ता है फ्रेंड्स और इसको दूर करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आपको जनरली हमेशा आपको दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स, आपको जो सर्ज अरेस्टर है आपको स्विच गियर का साइड ही दिखते हैं आपको मोस्टली। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको दिखते हैं क्योंकि मेंटेनेंस और बाद में जो हमारा इसका जो टेस्टिंग ईजी हो जाते हैं, इसीलिए आपको सर्ज अरेस्टर को आपको स्विच गियर में दिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जहाँ आपको स्विच गियर में दिखते हैं फ्रेंड्स, स्विच गियर में हमेशा जो सर्ज अरेस्टर है जो हमारा सीटी से जो हमारा स्विच गियर में जहाँ हमारा सीटीस रहते हैं फ्रेंड्स, जहाँ हमारा सीटीस यहाँ है इस लोकेशन पे सीटी है तो सीटी का बाद होना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के बाद सीटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकेस हमारा करंट ट्रांसफार्मर से यहाँ है फ्रेंड्स। ठीक है, तब इनकेस हमारा सर्ज अरेस्टर फेल हो गया, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारा फेस टू फेस और फेस टू ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं सर्ज अरेस्टर डैमेज हो गया तो। ठीक है, तब हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है वो करंट रीड ही नहीं करेगा अगर सर्ज अरेस्टर का बाद है तो ये कभी ऑपरेट ही नहीं करे देगा। तो हमारा सिस्टम को बचाने के लिए पॉसिबल मुश्किल हो जाएगा और हमारा मेन इनकमर को ही ट्रिप करना पड़ेगा उस केस में। कोई भी एक पर्टिकुलर मोटर में सर्ज अरेस्टर के डिवाइस का डैमेज की वजह से आपको पूरा सिस्टम को बिठाना पड़ रहा है, इसीलिए आपको हमेशा आपको जो करंट ट्रांसफार्मर से जो सीटी से सर्ज अरेस्टर्स का पहले होना चाहिए, सो दैट कभी भी आपको कोई भी इंडिविजुअल मोटर फीडर में आपका कोई भी
ये सर्ज अरेस्टर डिवाइस कोई भी एक फेज का यार मतलब मल्टी फेज का अगर कोई भी सर्ज अरेस्टर डिवाइस फेल हो गया है तो हमारा जो उस पर्टिकुलर मोटर फेडर का करंट ट्रांसफार्मर का करंट रीड करेगा और हमारा रिले को ट्रिप कर देगा और फॉल्ट को आइसोलेट कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है, आइसोलेट कर देते हैं। तो ये हमारा सर्ज एरेस्टर के बारे में। और सर्ज कैपेसिटर भी मैं आपको बताया फ्रेंड्स। सर्ज कैपेसिटर क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा जो लाइटिंग इम्पल्स आप देखेगा तो 20/80 मिली सेकेंड से मतलब 20 मिली सेकेंड में इसका जो पीक वोल्टेज पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप ऐसा पहुंच जाते हैं तो ये मोटर में क्या होते हैं, फर्स्ट 1-2 टर्न्स को ये ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा वोल्टेज है, बहुत कम ड्यूरेशन है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, वो आपको मोटर का स्टार्टिंग 1-2 टर्न्स का इंसुलेशन को आप बिल्कुल डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए इसको जो स्टीप है, इसका जो इतना राइज है, डीवी बाई डी को कम करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक सर्ज कैपेसिटर भी लगा देते हैं। कैपेसिटर का जो बिहेवियर है फ्रेंड्स, इंडक्टर का जैसे समझाया था, कैपेसिटर का बिहेवियर है, इसका जो वोल्टेज चेंज को सडनली वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इसका जो वोल्टेज है सडनली राइज हो रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा इंसुलेशन ब्रेक हो सकते हैं उसको वो कम करने के लिए कैपेसिटर को लगा सकते हैं फ्रेंड्स, सर्ज कैपेसिटर को, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, मोस्टली हम सर्ज एरेस्टर में ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सर्ज एरेस्टर का क्या क्या पैरामीटर से कैसे सेलेक्ट करना है हम देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो सर्ज अरेस्टर का क्या क्या पैरामीटर से देखने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये सर्ज अरेस्टर जो मैक्सिमम नॉर्मल वोल्टेज है, इस सिस्टम में जो नॉर्मल वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज, वो क्या वोल्टेज है वो विथस्टैंड करना चाहिए, वो हमको समझना चाहिए फ्रेंड्स। वो समझने के लिए पहले आपको जो सिस्टम का ग्राउंडिंग के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि सिस्टम का ग्राउंडिंग के हिसाब से उसका जो नॉर्मल रेटेड वोल्टेज है वो चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स। लाइक हमारा इनकेस हमारा सिस्टम है सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम है, सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम है तो कभी भी आपको एक फेज का ग्राउंड हुआ तो बाकी फेज में वोल्टेज कितना होता है फ्रेंड्स, जैसे पहले इसका फेज वोल्टेज है उतना ही रहते हैं बाकी फेज में भी, राइट फ्रेंड्स, बाकी फेज में उतना ही रहेगा क्योंकि हमारा ये पॉइंट है, हमारा सॉलिडली ग्राउंडेड है, ये पॉइंट डिफॉल्ट जीरो है क्योंकि इस पॉइंट को आपने जीरो बना के रख दिया क्योंकि इसको सॉलिडली ग्राउंड कर दिया था, ठीक है। आप अगर कोई भी एक फेज भी ग्राउंड भी हो गया तो ये वोल्टेज जीरो है। तो जैसे पहले हमारा वोल्टेज है बाकी हेल्दी फेजेस में अभी भी उतना ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम में आपका जो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जो नॉर्मल मैक्सिमम वोल्टेज है इसको आप सर्ज अरेस्टर का लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं ट्रांसिएंट ओवर वोल्टेज या टेम्पररी ओवर वोल्टेज बोलते हैं इसको। जो टेम्पररी ओवर वोल्टेज टी भी बोलते हैं फ्रेंड्स सर्ज अरेस्टर का टर्मिनोलॉजी में। आपका सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम में आपका टेम्पररी ओवर वोल्टेज है जनरली रहता ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में भी इसका जो हेल्दी फेजेस का वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है, कोई भी एक फेज भी ग्राउंड हो गया तो इसके बाद भी इसका हेल्दी फेज का वोल्टेज ही है, फेज वोल्टेज ही है, इसका वोल्टेज ज़्यादा बढ़ता नहीं है, इसीलिए टेम्पररी वोल्टेज जनरली रहता नहीं है फ्रेंड्स सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम में, ठीक है। तो जहाँ आपको अनग्राउंडेड सिस्टम में फ्रेंड्स, जैसे आप अनग्राउंडेड सिस्टम ले लेगा तो अनग्राउंडेड सिस्टम में नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो वोल्टेज है लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज है, फेज वोल्टेज रहते हैं, और लाइन टू लाइन वोल्टेज रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस कोई भी एक फेज ग्राउंड हो गया तब आपको क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो फेज में लाइन वोल्टेज आ जाते हैं, क्योंकि एक फेज ग्राउंड हो गया तो ये हमारा जो लाइन वोल्टेज है ये हमारा यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो हमारा कोई भी ये हमारा ग्राउंड है, तो पहले जो ग्राउंड है, ग्राउंड वोल्टेज हमारा फेज वोल्टेज है यहाँ, जैसे ही ये हमारा फेज ये ग्राउंड हो गया था हमारा ग्राउंड वोल्टेज टू मतलब L3 हो गया अभी ग्राउंड हमारा, तो L3 L2 हमारा L3 L1 हमारा ग्राउंड वोल्टेज हो गया, वो हमारा लाइन टू लाइन वोल्टेज हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ आपको अनग्राउंडेड सिस्टम है, सॉरी अनग्राउंडेड सिस्टम में इसका कभी भी आपको कोई भी एक फेज में फॉल्ट हुआ उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका जो फेज वोल्टेजेस है लाइन वोल्टेजेस हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आपको रेसिस्टेंस यार इम्पीडेंस ग्राउंडेड सिस्टम में भी देखिएगा तो लाइन वोल्टेज यार इससे कम हो, थोड़ा सा कम हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वोल्टेज तो बढ़ेगा फ्रेंड्स, इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी ओवर वोल्टेज। टेम्पररी इसीलिए बोल रहे हैं जहाँ आपको अनग्राउंडेड सिस्टम नहीं है, सॉलिडली ग्राउंडेड या रेसिस्टेंस ग्राउंडेड सिस्टम में जैसे ही फॉल्ट होते हैं एट फॉल्ट, उसको हमारा रिले क्लियर कर देते हैं, फिर इसको ट्रिप करके इसको आइसोलेट कर देते हैं इस फॉल्ट को,
ठीक है। लेकिन हमारा जो कोऑर्डिनेशन टाइम डिले में ये जब तक इसको आइसोलेट नहीं करेगा तब तक हमारा जो सिस्टम में वोल्टेज रहेगा, इसमें हमारा लाइन वोल्टेज ही रहेगा फेज में, इसीलिए इसको बोल रहे हैं फ्रेंड्स टेम्पररी ओवर वोल्टेज है। जब तक हमारा रिले ट्रिप नहीं करेगा तब तक इस सिस्टम में जो फेज वोल्टेज है बिकम्स लाइन वोल्टेज है फ्रेंड्स, ठीक है। सो अगर इस वाइंडिंग को आप फेज वोल्टेज के हिसाब से डिज़ाइन किया तो जैसे एक फेज ग्राउंड होने के बाद इसमें लाइन वोल्टेज आ गया, इस वाइंडिंग के इंसुलेशन में डैमेज हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको लाइन वोल्टेज के हिसाब से देना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो जो ये हमारा टेम्पररी ओवर वोल्टेज है फ्रेंड्स, सो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए। और भी पैरामीटर्स है फ्रेंड्स, वो हम देख लेंगे। इसकी पहले मैं आपको एक वैक्यूम कॉन्टैक्टर है, एक वैक्यूम कॉन्टैक्टर है, एक मोटर फीडर को फीड कर रहे हैं। और वैक्यूम कॉन्टैक्टर कहाँ यूज़ करते हैं इसके बारे में हमने कॉन्टैक्टर का वीडियो में बताया फ्रेंड्स, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा करंट को आपको ब्रेक करना है आपको, और कॉन्टैक्टर को लाइफ बढ़ाना है, जहाँ आपको क्रिटिकल एप्लीकेशन है वहाँ आपको कॉन्टैक्टर का लाइफ बढ़ाना है, क्योंकि आर्किंग की वजह से कॉन्टैक्टर का जो कॉन्टैक्ट है इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इसका मटेरियल लूज हो जाता है हर ब्रेकिंग के टाइम पे। इसी वजह से आपको वैक्यूम कॉन्टैक्टर में क्या होता है, आर्किंग नहीं बनते हैं, तो इसका जो वैक कॉन्टैक्टर का लाइफ बहुत ही अच्छा रहते हैं। इसीलिए जहाँ क्रिटिकल एप्लीकेशन है वहाँ आपको वैक्यूम कॉन्टैक्टर दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वैक्यूम कॉन्टैक्टर आपको दिखने लग जाते हैं जहाँ क्रिटिकल एप्लीकेशन है। तो जहाँ वैक्यूम कंडक्टर लगाया वहाँ इसमें आपको एक सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, सर्ज अरेस्टर यहाँ लगाया था। सर्ज अरेस्टर इज नथिंग बट एक नॉन लीनियर रेसिस्टर फ्रेंड्स, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देखेगा तो ऐसे है फ्रेंड्स इसका, ठीक है। ये हमारा रेसिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा रेसिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारा वोल्टेज का है। ये प्लॉट आपको फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आप समझ लीजिए, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा रेसिस्टेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे ही आपका वोल्टेज बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं, अगर वोल्टेज इनकेस बढ़ रहा है तो इसका रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है फ्रेंड्स। जैसे इसका वोल्टेज बढ़ जाता है तो इसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है, सो दैट इसका अंदर जो करंट है वो बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो अभी ये यही दिखा रहा था, जैसे यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाता है तो ये नॉन लीनियर रेसिस्टर है और वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर है। इसका अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाता है तो इसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाते हैं। ये जैसे वोल्टेज बढ़ जाता है तो इसका रेसिस्टेंस कम हो जाते हैं, जैसे रेसिस्टेंस कम हो गया तो ये कंडक्ट करना शुरू शुरू हो जाते हैं, और इसमें जो करंट है कैरी करेगा फ्रेंड्स, जब तक इसका नॉर्मल वोल्टेज पे, ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल वोल्टेज पे ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो वो सब हम देख लेंगे फ्रेंड्स। सो बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, ये एक नॉन लीनियर रेजिस्टर है, सच दैट इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वीटी है, जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारा वीटी है, इस वोल्टेज से ऊपर ये कभी भी पहुंचने ही नहीं देगा फ्रेंड्स। इसी को हमको वीटी जो हमारा वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, इसको हमेशा हमको जो बेसिक इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है इससे नीचे रखना है, सो दैट हमको इस डिवाइस की वजह से हम इस सिस्टम को, हमारा जो मोटर को हम बचा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है। तो इसको अगर देखेगा तो फ्रेंड्स आपको ऐसे दिखते हैं, हमारा ये जिंक ऑक्साइड का मेटल ऑक्साइड जनरली सजेस्टर बोलते हैं इसको। अब देखेगा तो ऐसे इसको दिखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा दो टर्मिनल है, एक हमारा फेस साइड कनेक्टेड है और दूसरा ग्राउंड में कनेक्टेड है टर्मिनल, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आप देखेगा तो ऐसे ही है, इसमें पोर्सिलिन हाउसिंग रहते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे ऐसे रखते हैं क्यों, सो दैट इसका जो सरफेस लीकेज करंट है वो कम करने के लिए। वो हमारा जो इंसुलेशन में क्या क्या करंट्स रहते हैं वो भी मैं आपको अलग एक वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। तो इसको सरफेस लीकेज करंट को कम करने के लिए अलग अलग ब्रेकअप में दिया गया था, सो दैट इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और इसका सरफेस का जो लीकेज रिएक्टेंस या लीकेज इम्पीडेंस बढ़ेगा, सो दैट सरफेस का जो करंट है कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा है फेस साइड और ये हमारा ग्राउंड साइड कनेक्टेड है, और इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जैसे आप देखेगा तो इसमें एक हमारा यूएस है, हमारा सिस्टम का जो वोल्टेज है उसको यूएस बोलते हैं, और दूसरा है हमारा मैक्सिमम कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स।
मैक्सिमम कंटिन्यूस वोल्टेज क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो वोल्टेज पे हमारा सर्ज अरेस्टर कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी एबनॉर्मल इंक्रीज इन करंट। मतलब जो हम नॉर्मली हमारा सर्ज अरेस्टर देखेगा तो फ्रेंड्स, सर्ज अरेस्टर इनिशियली एक कैपेसिटर जैसे है फ्रेंड्स। इसमें बहुत ही माइनर लीकेज करंट रहेगा, जो हमारा फेस टू ग्राउंड के बीच में जो हमारा कैपेसिटर बन रहा था, बहुत माइनर कैपेसिटेंस है, इसकी वजह से जो भी हमारा कैपेसिटिव करंट बन रहा था वही रहेगा। क्योंकि इसका जो अंदर जो इसका मटेरियल है वो वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर है, वो हमारा नॉर्मल वोल्टेज पे मतलब अप टू हमारा एम सी ओ सी है, हमारा मैक्सिमम कंटिन्यूस वोल्टेज यू सी है। ठीक है, तब तक हमारा रेसिस्टेंस इनफाइनेट रहता है, और इसमें जो भी कैपेसिटेंस है इसकी वजह से जो भी हमारा माइक्रो एम्पियर फ्लो कर रहे हैं वही फ्लो करेगा फ्रेंड्स, बहुत नेग्लिजिबल करंट फ्लो करेगा। तो उसको हम बोलते हैं एम सी ओ सी है। ठीक है, जो मैक्सिमम कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज है इस पे इसका करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नॉमिनल डिस्चार्ज करंट और रेसिडुअल वोल्टेज और प्रोटेक्शन मार्जिन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ओवर वोल्टेज इन सिस्टम में, आपको तीन प्रकार का ओवर वोल्टेज हो सकता है हमारा सिस्टम में। सबसे पहले आपको टेम्पररी ओवर वोल्टेज टीओ भी बोलते हैं, वो आपको बताया था। कभी भी आपको सिस्टम में ग्राउंड फॉल्ट होता है तो इसकी वजह से हमारा सिस्टम का जो ग्राउंडिंग का बेसिस में जो हमारा वोल्टेज बढ़ता है हमारा सिस्टम पे, उसको हम बोलते हैं टेम्पररी ओवर वोल्टेज, क्योंकि हमारा ग्राउंड फॉल्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा ये ओवर वोल्टेज भी खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट तरफ का ओवर वोल्टेज हमारा स्विचिंग ओवर वोल्टेज है। वो आपको बताया था, जैसे आपको मोटर है इसको सडनली बंद करने की वजह से जो आपको स्विचिंग होने की वजह से जो ओवर वोल्टेज बन रहा था इंडक्टिव एनर्जी की वजह से, उसको हम स्विचिंग ओवर वोल्टेज बोलते हैं। और तीसरा हमारा लाइटिंग ओवर वोल्टेज है, जो हमारा लाइटनिंग स्ट्राइक है, स्ट्रेट हमारा सिस्टम में हुआ है तो उसकी वजह से जो ओवर वोल्टेज बन रहा था उसको आपको लाइटनिंग ओवर वोल्टेज बोलते हैं। और इसका जो प्रोटेक्शन लेवल और प्रोटेक्शन मार्जिन है अलग अलग होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा वेव फॉर्म है हमारा। जैसे आप देखिएगा तो हमारा नॉर्मल सिस्टम है, जैसे हमारा सिस्टम में लाइटनिंग हुआ इन केस, ठीक है फ्रेंड्स, ये वोल्टेज लाइटनिंग या स्विचिंग इम्पल्स हुआ तो ये वोल्टेज बढ़ेगा फ्रेंड्स। ये आप देखिएगा तो ये हमारा इन केस सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम है तो हमारा यूसी है, जो हमारा वीसी है हमारा कंटिन्यूस मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल वोल्टेज रहते हैं, जो ये हमारा वी आर है, जो हमारा रेटेड सिस्टम वोल्टेज है इसका बाई रूट थ्री, ये हमारा वी आर इज सिस्टम वोल्टेज हमेशा हमारा लाइन टू लाइन वोल्टेज होते हैं फ्रेंड, इसका बाई रूट थ्री हमारा फेज वोल्टेज होते हैं, इससे ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स ये हमारा यूसी इन केस ऑफ सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम में। ठीक है, सो वीसी हमारा यहाँ रहते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉमिनल है फ्रेंड्स, लेकिन हम डिज़ाइन में कैसे कंसिडर करते हैं वो आपको आगे बता दूंगा। मैं आपको यहाँ कंसिडरेशन में ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा मैक्सिमम कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज है, तो यहाँ हमारा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू हमारा रेटेड ऑपरेशन वोल्टेज है। आपको यहाँ दोनों जगह देखेगा तो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होगा। वो भी जो भी हमारा कैपेसिटेंस की वजह से, लीकेज कैपेसिटेंस की वजह से बन रहा था उसी की वजह से होगा। और ये कब तक होगा फ्रेंड्स, हमारा नी पॉइंट तक होगा। जैसे हमारा नी पॉइंट क्रॉस हो गया तो वहाँ से हमारा जो जिंक ऑक्साइड है, जो हमारा नॉन लीनियर रेसिस्टर है, वो हमारा रेसिस्टेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो करंट है बढ़ जाएगा और वो हमारा सर्ज को मतलब ख़त्म करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आप देखिएगा तो ये हमारा जब ये कैरी करेगा, जो जब ये रेसिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, मतलब वोल्टेज जैसा बढ़ रहा था इसके बाद हमारा जो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है इसका रेसिस्टेंस कम हो रहा है। जहाँ आपको रेसिस्टेंस इफेक्ट दिख रहा है उससे उसको आप बोलते हैं ली पॉइंट है यहाँ का। ठीक है, जैसे इसका रेसिस्टेंस धीरे धीरे, जैसे वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका रेसिस्टेंस भी धीरे धीरे कम होगा, और इसका जो करंट है इसके अक्रॉस करंट भी बढ़ेगा। और ये करंट कब तक बढ़ेगा फ्रेंड्स, ये हमारा पीक करंट है, इसको बोलते हैं। ये हमारा डिपेंड्स ऑन हमारा जो सिस्टम वोल्टेज जो मैं आपको बताया फ्रेंड्स, ये हमारा जो नॉमिनल करंट यहाँ दिखाया था ये हमारा नॉमिनल डिस्चार्ज करंट, ये हमको बोलते हैं फ्रेंड्स, जनरली पीक करंट बोलते हैं। ये हमारा जो करंट है उसमें हमारा जो जो मैक्सिमम वोल्टेज कब होते हैं फ्रेंड्स, हमारा लाइटनिंग इम्पल्स में होते हैं। जो लाइटनिंग इम्पल्स में जो करंट डिस्चार्ज करंट जो होते हैं उसको नॉमिनल डिस्चार्ज करंट बोलते हैं, आई एन ए। ठीक है फ्रेंड्स, वो ये हमारा करंट है फ्रेंड्स। ठीक है, सो जैसा आप देखेगा तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा रेसिडुअल वोल्टेज कभी भी जो हमारा सर्ज अरेस्टर, जब आप सर्ज अरेस्टर कंडक्ट कर रहे हैं करंट, ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बन रहा था उसको रेसिडुअल वोल्टेज बोलते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वेव फॉर्म में देखेगा तो फ्रेंड्स इनिशियली हमारा सिस्टम नॉर्मल वोल्टेज पे चल रहे हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल वोल्टेज पे चल रहे हैं और इसका जो नॉर्मल वोल्टेज में इसका जो मैक्सिमम पीक होता है फ्रेंड्स, वो हमारा आरएमएस वोल्टेज इंटू रूट टू 1.414 होगा फ्रेंड्स, ये है ना, आरएमएस वोल्टेज इंटू रूट टू होगा। तो ये हमारा जनरली ये हमारा सर्ज रजिस्टर का फेज वोल्टेज है। हमारा लाइन वोल्टेज क्या होगा फ्रेंड्स, इसका रूट थ्री टाइम्स होगा हमारा लाइन वोल्टेज है। सो इसका जो पीक वोल्टेज है ये है हमारा आरएमएस इंटू जो फेज वोल्टेज, फेज टू ग्राउंड का आरएमएस वोल्टेज इंटू रूट टू हमारा पीक वोल्टेज है, और इसको इंटू रूट थ्री करेगा तो हमारा ये हमारा पीक लाइन वोल्टेज है फ्रेंड्स, ठीक है, पीक लाइन वोल्टेज है। और इसी को हम बोलते हैं पीक टेम्पररी पावर वोल्टेज है, क्योंकि हमारा सिस्टम सॉलिडली ग्राउंडेड है, रेसिस्टेंस ग्राउंडेड है, कोई भी है, जनरली इसको टेम्पररी वोल्टेज इसको ही कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि आपको बहुत ही सारे से आपको इंडस्ट्री में देखेगा तो फ्रेंड्स बहुत बार क्या होते हैं, आपका जो सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम है लेकिन इसका जो दोनों ग्राउंडिंग का कनेक्शन भी टूट सकते हैं या मिस हो सकते हैं, तब वो सिस्टम अनग्राउंडेड जैसे बिहेव कर सकते हैं। उस केस में भी आपको सिस्टम को फेल नहीं होना चाहिए। इसीलिए जनरली आपको हर जगह आपको सिस्टम को लाइन वोल्टेज का जो पीक, जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है, इसका पीक वोल्टेज है वहाँ तक आपको डिजाइन करने के लिए दिया जाता है। तो ये आपको जो टेम्पररी वोल्टेज है आपको ओवर वोल्टेज कंसिडर किया था टीओवी, दैट इज मैक्सिमम लाइन टू लाइन वोल्टेज है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा जो वीसी है, जो मैक्सिमम कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज सर्ज रजिस्टर्स का, उसको रखना है फ्रेंड्स हमेशा 1.05 से लेकर 1.1 है, मतलब 105% से लेकर 110% तक इसका पीक वोल्टेज जो टेम्पररी ओवर वोल्टेज है टीओवी है, इसका 105% से लेकर 110% इसको रखना है फ्रेंड्स, यूसी को। सो वहां तक आपको सर्ज रजिस्टर कैरी करना नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ आप देखेगा तो यहाँ आपको सर्ज इसका स्विचिंग, स्विचिंग नहीं, आपको लाइटनिंग इम्पल्स हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। लाइटनिंग इम्पल्स हो गया तो आपको अप टू यूसी वोल्टेज है, ये वोल्टेज लाइटनिंग इम्पल्स होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब 20 माइक्रो सेकंड में ही ये हमारा प्रोस्पेक्टिव लाइटनिंग वोल्टेज है। आपको अगर कोई भी लाइटनिंग या प्रोटेक्शन डिवाइस या सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस यहाँ सिस्टम पे नहीं है तो ये विद इन 20 माइक्रो सेकंड में ये इतना वोल्टेज पहुंच जाएगा फ्रेंड्स लाइटनिंग इम्पल्स में, ठीक है। लेकिन हमारा सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस कभी भी उसको पहुंचने नहीं देगा। तो अगर विदाउट लाइटनिंग इम्पल्स है, मतलब विदाउट सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, अगर लाइटनिंग इम्पल्स हुआ है तो सिस्टम पे वो जब मैक्सिमम वोल्टेज वो लेकर जाएगा, उस वोल्टेज को बोलते हैं फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टिव लाइटनिंग वोल्टेज है, ठीक है। या नहीं है तो इसको प्रोस्पेक्टिव लाइटनिंग वोल्टेज बोलते हैं। और जो हमारा सिस्टम है जनरली उससे उसके लिए डिजाइन किया होगा, हमारा जो विथस्टैंड लिमिट है हमारा लाइटनिंग का, वो इसके लिए डिजाइन किया होगा। अगर इसके लिए डिजाइन भी नहीं किया होगा तो आपको जनरली आपको सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस रहने से आपको उससे कम भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप एज्यूम कर दीजिए हर बार आपको जो सिस्टम है इसका जो लाइटनिंग इम्पल्स से डिजाइन किया होगा, इसीलिए आपको इसका ऊपर रखा था हमारा रेटेड लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज है फ्रेंड्स, जो हमारा इस वोल्टेज तक हमारा लाइटनिंग वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रोस्पेक्टिव लाइटनिंग विथस्टैंड वोल्टेज ये है फ्रेंड्स, ठीक है। सो आप ऐसे देखेगा तो यहाँ हमारा यूसी आ गया है, अप टू यूसी तक ये बहुत ही माइक्रो एम्पीयर का करंट लेगा, वो जो भी हमारा कैपेसिटिव करंट लेगा। और जो हमारा इसका जो नॉन लीनियर रेसिस्टर है वो कंडक्ट ही नहीं करेगा फ्रेंड। जैसे आपको यूसी क्रॉस हो गया, ठीक है फ्रेंड, जैसे यूसी क्रॉस हो गया तो जैसे मैं आपको इसमें भी बताया था यूसी क्रॉस हो गया तो ये मिली एम्पीयर में देने लग गया था, इसके बाद और वोल्टेज बढ़ गया तो ये किलो एम्पीयर में देने लग गया था करंट, ठीक है। तो जैसे यूसी क्रॉस हो गया, यूसी क्रॉस हो गया तो ये हमारा सबसे पहले ये हमारा यूपीएस है, हमारा स्विचिंग सर्ज प्रोटेक्शन लेवल है। अगर इनके स्विचिंग होता है तो ये हमारा यूपीएस है, हमारा जो पीक वोल्टेज है स्विचिंग में, जो हमारा सर्ज प्रोटेक्शन है, हमेशा जो स्विचिंग का सर्ज है वो कम रहते हैं, लाइटनिंग का सर्ज ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा स्विचिंग का प्रोटेक्शन लेवल है, अगर इनके स्विचिंग स्विचिंग के लिए डिजाइन किया हुआ तो आपको यहाँ क्लैम्प हो जाएगा, यहाँ आपको वोल्टेज क्लैम्प हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा सर्ज रजिस्टर कभी भी इसके ऊपर पहुंचने ही नहीं देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको लाइटनिंग सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसीलिए आपको यहाँ दिया गया था इसको क्लैम्प कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको स्विचिंग के लिए दिया गया है तो आपको यहीं पर ही क्लैम्प हो जाएगा और यहाँ आपको वोल्टेज जीरो हो जाएगा कम्प्लीटली, मतलब वोल्टेज जीरो मतलब यहाँ आपको यूपीएस जो हमारा स्विचिंग इम्पल्स वोल्टेज है इसका ऊपर पहुंचने नहीं देगा फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा रेटेड स्विचिंग स्टैंड वोल्टेज है वो आपको यू आर डब्ल्यू एस है वो ये है फ्रेंड्स, ठीक है।
तो आपको रेटेड वोल्टेज स्विचिंग का उसका ऊपर तो कभी भी इसको पहुंचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को हमेशा जो रेटेड विथस्टैंड स्विचिंग इम्पल्स वोल्टेज है उससे कम रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वो उसी को ही हम लोग मार्जिन बोलते हैं, वो मार्जिन रख के ही हम लोग करते हैं हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स। सो जो हमारा स्विचिंग में यहाँ क्लैंप हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे स्विचिंग का स्ट्रेंथ हो गया था, इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज हो गया, इसके बाद हमारा आते हैं, ये हमारा लाइटनिंग का विथस्टैंड वोल्टेज है, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज है। इसका पहले रखा था हमने, यहाँ हमको क्लैंप कर रहे हैं इसका, इस हमारा लाइटनिंग अरेस्टर का इसका वोल्टेज यहाँ क्लैंप कर दिया हमने लाइटनिंग इम्पल्स प्रोटेक्शन लेवल है, क्योंकि यहाँ हमने लाइटनिंग अरेस्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये इन केस ये स्विचिंग सर्ज के लिए वो डिज़ाइन किया होगा, तो हमने यहाँ स्विचिंग सर्ज प्रोटेक्शन लेवल पे इसको क्लैंप करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ हमको क्लैंप कर रहे हैं मतलब फ्रेंड्स उसी को हम रेसिडुअल वोल्टेज बोलते हैं। इसमें इतना करंट फ्लो करेंगे सो दैट इसका वोल्टेज कभी भी इसका ऊपर पहुंचने ही नहीं देगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका इम्पीडेंस है जो हमारा नॉन लीनियर रेसिस्टर है, उतना रेसिस्टर कम हो जाएगा सो दैट इसका अक्रॉस वोल्टेज है इसका ऊपर कभी भी पहुंचने ही नहीं देगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना फ्रेंड्स आपको, इसका ऊपर कभी भी पहुंचने ही नहीं देगा। तो ये आपको लाइटनिंग के लिए इम्पुट्स किया गया था। जैसे आपको लाइटनिंग का ये क्लैंप कर दिया था, इसका ऊपर पहुंचने ही नहीं देगा। जैसे आपको लाइटनिंग का एक स्टीप है, राइज है, इसको राइजिंग टाइम बोलते हैं। जैसे राइजिंग टाइम हो गया, इसके बाद जैसा फॉल होते हैं, इसके बाद जैसे ही फॉल हो गए थे फिर सर्ज अरेस्टर है, इस क्लैंप से धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस दोबारा बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और इसका करंट भी कम होते हैं, और अप टू इसका यूसी वोल्टेज है। इसका करंट मतलब मिली एम्पेयर किलो एम्पेयर से लेकर मिली एम्पेयर में ऐसे आएगा, जैसे यूसी पहुंच जाएगा तो ये करंट माइक्रो एम्पेयर में जाएगा, वो कैपेसिटर करंट है। इसके बाद हमारा लाइटनिंग इम्पल्स खत्म हो गया और हमारा सिस्टम में नॉर्मल वोल्टेज पे चल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस डिजाइन किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ आपको जो लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है फ्रेंड्स, ये एक हमारा यूसी है, जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है, यूसी है, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये हमारा इसका जो मैक्सिमम इसका नॉमिनल डिस्चार्ज करंट, इसका जो करंट है मैक्सिमम हो रहा है यहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ हमको करंट हो रहा है। तो जहाँ आपको क्लैंप कर रहे हैं इस वोल्टेज को, वहाँ जो करंट जाता है इसमें उसको बोलते हैं नॉमिनल करंट है फ्रेंड्स। तो नॉमिनल करंट है, जैसे आपको यहाँ भी इसका पहले में दिखा गया था, ये हमारा जो पीक करंट है इसके बाद हमको वोल्टेज पहुँचने ही नहीं देगा, क्योंकि ये आपको जो वीटी है इस वोल्टेज को ऊपर पहुँचने ही नहीं देगा। इसमें आपको कंप्लीटली क्लैंप करेगा, उस वोल्टेज का ऊपर कभी भी आपको सर्ज रजिस्टर ऊपर पहुँचने ही नहीं देगा। तो उस करस्पॉन्डिंग करंट को बोलते हैं नॉमिनल डिस्चार्ज करंट है, और उस वोल्टेज को बोलते हैं रेसिडुअल वोल्टेज है फ्रेंड्स। उस करंट में इसका जो सर्ज अरेस्टर का अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वोल्टेज है, ठीक है। सो आपको तीन पैरामीटर हो गया था, एक हमारा यूसी मैक्सिमम कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज है, और दूसरा हमारा जो हमारा नॉमिनल डिस्चार्ज करंट है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है रेसिडुअल वोल्टेज है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आपको सर्ज रजिस्टर सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, हमेशा आपको जो सिस्टम वोल्टेज जो होते हैं, सिस्टम वोल्टेज में आपको पहले बताया फ्रेंड्स, सिस्टम वोल्टेज है हमेशा लाइन टू लाइन वोल्टेज होते हैं। आपको लाइन टू लाइन वोल्टेज है इसका 110% दे दीजिए, इसका एम सी वो भी मैक्सिमम कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर जो आप लेते हैं उसका 110% देना है फ्रेंड्स। या अगर आपको 6.6 के वी का सिस्टम है, आपको अगर 6.6 केवी का मोटर है, 6.6 केवी इसका लाइन टू लाइन वोल्टेज है, इसका 110% क्या होगा फ्रेंड्स, 7.26 होगा। मतलब आपको 7.26 वोल्टेज या 7.2 वोल्टेज, इसीलिए आपको जनरली दिखते हैं फ्रेंड्स 6.6 केवी का आपको सिस्टम में, आपको जो सर्ज अरेस्टर आपको 7.2 केवी का आपको सर्ज अरेस्टर दिखते हैं। इसका एम सी वो भी इसका ऊपर दिखते हैं, एम सी वो भी इसका नेम प्लेट में वो आपको 7.2 केवी होगा, 6.6 केवी में मिनिमम हमको 110% ऊपर लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। 110% पे हम सेलेक्ट करते हैं हमेशा। और इसका जो नॉमिनल डिस्चार्ज करंट है वो मिनिमम 5 किलो एम्पेयर होना चाहिए फ्रेंड्स हमारा मोटर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। मैं आपको ये बताया था जो नॉर्मल डिस्चार्ज करंट है 5 किलो एम्पेयर होना चाहिए इसका मिनिमम, ठीक है। और क्योंकि ये अगर इसका करंट है 5 किलो एम्पेयर से नीचे है, तो अगर इस करंट को ये कैरी कर रहे हैं इतना ड्यूरेशन के लिए, उतना ड्यूरेशन के लिए अगर ये कैरी कर रहा है तो उस टाइम पे ये फेल भी हो सकते हैं फ्रेंड्स,
सर्ज अरेस्टर। इसीलिए जो नॉमिनल डिस्चार्ज करंट है उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम है 10 सेकेंड्स तक जनरली, वो उस टाइम तक उसको होल्ड करना चाहिए, उसको विथस्टैंड करना चाहिए। इसीलिए ये नॉमिनल विथस्टैंड कर डिस्चार्ज करंट है, ये मिनिमम 5 किलो एम्पियर होना चाहिए मोटर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है इसका इसका भी स्टैंडर्ड वैल्यूज है फ्रेंड्स। 5A 10 किलो एम्पियर है, 15 किलो एम्पियर, 20 किलो एम्पियर, 60 किलो एम्पियर तक ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिस्चार्ज करंट दिख जाएंगे। जैसे आपको डिस्चार्ज नॉर्मल डिस्चार्ज करंट बढ़ेगा तो इसका सर्ज रजिस्टर का साइज भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको उतना करंट को विथस्टैंड करना है तो इसका जो डिसिपेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, इसीलिए इसका साइज भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो आपको जो नॉर्मल डिस्चार्ज करंट हमेशा आप ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए, मिनिमम 5 किलो एम्पियर का ऊपर होना चाहिए। और इसका जो रेसिडुअल वोल्टेज इस वोल्टेज इस करंट पे जो आपको रेसिडुअल वोल्टेज बन रहा था इस वोल्टेज, ठीक है, इस वोल्टेज हमेशा आपको जो बी आई एल है, जो हमारा बेसिक इम्पल्स इंसुलेशन लेवल ऑफ उस मोटर का, उससे नीचे होना चाहिए फ्रेंड्स हमेशा। ठीक है। वो आपको फॉर्मूला या नहीं है तो आपको टेबल से देख लीजिए। जनरली बी आई एल है, आपको मोटर को 4U+5 रहते हैं। तो इसीलिए इससे नीचे ही रहना चाहिए इसको हमेशा। अगर इसका ऊपर रहेगा तो इसका पर्पज ही डिफीट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए वो नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोटेक्शन मार्जिन है, प्रोटेक्शन मार्जिन देखेगा तो फ्रेंड्स प्रोटेक्शन मार्जिन का फॉर्मूला है बी आई एल ऑफ मोटर डिवाइडेड बाई रेसिडुअल वोल्टेज। जैसे मैं आपको ये बताया था, रेसिडुअल वोल्टेज है ये आपका रेसिडुअल वोल्टेज है, ये आपका जो बी आई एल वोल्टेज है फ्रेंड्स इस मोटर का। ठीक है। ये दोनों के बीच में जो रेशियो है ये 1.2 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपको 20% मार्जिन है। ठीक है। क्योंकि ये आपको अगर बी आई एल वोल्टेज 100 kV है तो ये क्या करेगा, आपको 80 kV तक ही रीच करेगा। इसका रेसिडुअल वोल्टेज 80 kV, 80 kV के ऊपर कभी भी पहुंचने नहीं देगा। इसी को ही आपको प्रोटेक्शन मार्जिन बोलते हैं। उतना मार्जिन है, आपको जो 20% मार्जिन है वो 20% का मार्जिन है फ्रेंड्स। ठीक है। क्योंकि ये अगर थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया तो 20% तो मार्जिन नहीं होगा, प्लस और माइनस ये यही यही इनकेस इसका एजिंग का साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं। अगर ये 85 kV तक भी पहुंच गया तो आपको 100 kV तक मार्जिन है। इसीलिए आपको जितना ज़्यादा मार्जिन है तो उतना अच्छे है, लेकिन हम सिलेक्शन के लिए मिनिमम आपको 1.2 या इसका ऊपर होना चाहिए प्रोटेक्शन मार्जिन। ठीक है फ्रेंड। तो कभी भी आप सर्ज अरेस्टर आपको डिज़ाइन किया तो ऐसा लेना चाहिए फ्रेंड। इसका एम सी ओ भी है 110% ऑफ लाइन टू लाइन वोल्टेज सिस्टम का लेना चाहिए। और डिस्चार्ज करंट है 5 किलो एम्पियर का ऊपर लेना चाहिए। और रेसिडुअल वोल्टेज है बी एल वोल्टेज से नीचे रहना चाहिए, वो क्रॉस चेक है। आपको प्रोटेक्शन मार्जिन अगर 1 से ऊपर ले लेगा तो वो ऑब्वियसली मीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। ये ऑब्वियसली जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हमको मीट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी एक डेटा शीट है, सर्ज रजिस्टर का आपको डेटा शीट दिखेगा तो उसमें आपको दिख जाता है फ्रेंड, अगर आपको सिस्टम का वोल्टेज इनकेस, ठीक है, 24 मतलब 30 kV है सिस्टम का वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड। 30 kV है तो इसका जो फेस टू ग्राउंड वोल्टेज है 20 kV का सिस्टम 24 kV है। और इसका सिस्टम वोल्टेज है 30 kV है। अगर ये हमारा सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम है, ये नॉमिनल में मार्जिन में ले लिया था, इसका फेज वोल्टेज पे ले लिया था, फेज वोल्टेज का 1.05% या फेज वोल्टेज पे ले लिया था 24.4 kV है। अगर ये एक एक हमारा इनकेस हमारा नॉमिनल डिस्चार्ज करंट 5 kilo एम्पियर है तो इसका जो रेसिडुअल वोल्टेज बनते हैं फ्रेंड्स 74.4 kV। अगर इसका डिस्चार्ज करंट ज़्यादा ज़्यादा हो गया है तो इसका रेसिडुअल वोल्टेज भी ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। ठीक है। सो ये हमारा एक इसका डेटा शीट से इस दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है। ये हमारा सर्ज प्रोटेक्शन का बारे में फ्रेंड्स मोटर का। थैंक यू फ्रेंड्स।